Hello friends, this is Kirti Tiwari and in this video we will discuss practice paper 8 and इससे पहले मैं प्रैक्टिस पेपर 1 to 7 करा चुकी हूँ। सो जिन लोगों ने नहीं देखा है वो चैनल पर जाकर देख सकते हैं और जो लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, नए हैं चैनल पर, वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें जिससे कि उनको आने वाली वीडियोस मिल सकें। सो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1 है प्रैक्टिस सेट पेपर 8 का। अ मिरेकल प्लेस रिप्रेजेंट रियल और फिक्सियस अकाउंट ऑफ द डैश ऑफ ए सेंट। यानी मिरेकल प्लेस एक फिक्सियस अकाउंट और रियल अकाउंट प्रेजेंट करते हैं किसका? मिरेकल्स का, लाइफ का, मार्टायरडम का और या फिर ऑल ऑफ दीज। सो यहाँ पर आपका ऑल ऑफ दीज हो जाएगा क्योंकि ये सबसे रिलेट करता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2, इन इंडिया विच टाइप ऑफ मिरेकल प्लेज आर परफॉर्म्ड। यानी कि मिरेकल टाइप इंडिया में किस टाइप के परफॉर्म होते हैं। यानी कि जो इंग्लैंड में हम जिनको मिरेकल प्लेस बोलते थे, इंडिया में हम कैसे प्ले को मिरेकल बोल सकते हैं, ये कहने का मतलब है। सो यहाँ पर आपके ऑप्शन हैं जैसे कि रामलीला, कृष्ण लीला, रास लीला, ऑल ऑफ दीज। सो ये सारे जो प्लेज हैं, इस टाइप के प्ले, रामलीला, कृष्ण लीला, रास लीला, ये सब भी मिरेकल प्लेज का ही एग्जाम्पल हैं अकॉर्डिंग टू इंडिया। ये इंडिया में होते हैं, इंग्लैंड में भी इसी तरीके के वहाँ के लोगों के होते थे। क्वेश्चन नंबर 3 है, वेयर आर मिरेकल प्लेज वर परफॉर्म्ड इन द बिगिनिंग। यानी कि शुरुआत में ये कहाँ परफॉर्म होते थे? तो ये होते थे चर्च में परफॉर्म होते थे। तो डी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, हु वर एक्टेड इन द मिरेकल प्लेज। यानी कि जो मिरेकल प्लेज हैं उनमें एक्टिंग कौन करता था, एक्ट कौन करता था उनमें? सो सेंट ये सॉरी सी वाला सही हो जाएगा। चर्च मैन जो होते थे वही उसमें परफॉर्म किया करते थे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 5, आफ्टर सम टाइम मिरेकल प्लेज वर परफॉर्म्ड। कुछ समय के बाद जो मिरेकल प्लेज हैं वो आते हैं और कहाँ परफॉर्म होने लग जाते हैं। मिरेकल प्लेज कहाँ परफॉर्म होते हैं? आफ्टर सम टाइम एट पब्लिक फेस्टिवल, यानी फिर फेस्टिवल्स में वो शुरू होते हैं। क्वेश्चन नंबर 66, हुज लाइफ वर मोस्टली रिप्रेजेंटेड इन मिरेकल प्लेस। यानी किसकी लाइफ मोस्टली रिप्रेजेंट की जाती थी मिरेकल प्लेस में? सो यहाँ पे आपका ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। सेंट निकोलस, वर्जिन मैरी एंड पोप, इन सबकी लाइफ इसमें रिप्रेजेंट की जाती थी। क्वेश्चन नंबर 7 है, हु वॉज सेंट निकोलस। सेंट निकोलस कौन थे? सेंट निकोलस कौन थे? सो दिस इज़ 14th सेंचुरी बिशप थे एक 14th सेंचुरी के। इन्हीं की लाइफ को इन प्लेस में दिखाया जाता था। क्वेश्चन नंबर 8, विच वॉज एवरीथिंग फॉर मैन ऑफ मिडिल एजेस। यानी कि मिडिल एज का जो आदमी था उसके लिए सब कुछ क्या था? उसके लिए चर्च ही सब कुछ था। यानी कि चर्च के अकॉर्डिंग वो चलता था। जो चर्च कह रही है, करवा रही है, सब कुछ उसी के अकॉर्डिंग जो मिडिल एजेस इंसान था वो करता था। यानी कि एक तरह से वो जो चर्च थी उनके हाथ का पपेट बन चुका था। क्वेश्चन नंबर 9, इन मिडिल एजेस चर्च वॉज ए सेंटर ऑफ। यानी कि मिडिल एज में चर्च किसका सेंटर हुआ करती थी? तो ये मीटिंग प्लेस, स्कूल प्लेस, सेंटर ऑफ आर्ट, अम्यूजमेंट। सो ऑल ऑफ दीज आपका हो जाएगा। सभी का सेंटर थी ये चर्च। यानी कि सब कुछ इर्द गिर्द, मतलब लाइफ जो थी एक इंसान की वो चर्च के ही इर्द गिर्द घूमती रहती थी। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, व्हाट इज़ द अदर नेम ऑफ मिस्ट्री प्लेस। यानी कि मिस्ट्री प्लेस को हम और किस नाम से जानते हैं? ये जो मिस्ट्री प्लेस हैं इनको हम और किस नाम से जानते हैं? तो हम इनको जानते हैं मिरेकल प्लेस। यानी कि जो मिरेकल प्लेस हैं वही मिस्ट्री प्लेस भी हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, हु बैंड इंग्लिश मिरेकल प्लेस। यानी कि इंग्लिश ये जो है मिरेकल प्लेस को किसने बैन कर दिया? सो हेनरी 8th, जो किंग थे हेनरी 8th, यहाँ ये गलत लिख रहा है ये वाला, उन्होंने इनको बैन किया था क्योंकि इन्होंने विरोध किया था ना, इंग्लिश जो चर्च थी उनका विरोध किया था, तो इन्होंने इन्हें बैन कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, Alexander Pope said,
द वाइजेस्ट, द ब्राइटेस्ट एंड द मीनेस्ट ऑफ मैनकाइंड अबाउट। यानी कि अलेक्जेंडर पोप ने एक बहुत फेमस कोट कहा है कि वाइजेस्ट, ब्राइटेस्ट एंड द मीनेस्ट ऑफ मैनकाइंड अबाउट किसके बारे में ये बोला है? सो ये उन्होंने बोला था फ्रांसिस बैकन के बारे में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, हु सैड क्लासिसिज्म इज हेल्थ एंड रोमांटिसिज्म इज डिसीज। यानी कि रोमांटिसिज्म को डिसीज कह दिया और क्लासिसिज्म को हेल्थ बताया है। ये ऐसे कौन महाशय हैं जिन्होंने ये सब कुछ बताया है? क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर देखिए, ये हैं हमारे गूथे ने ये बता दिया, रोमांटिसिज्म को डिसीज बता दिया। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, द मूवमेंट ऑफ रिटर्न टू नेचर। यानी कि एक मूवमेंट है, हैज़ टू डू विद किस, ये जो मूवमेंट था जिसका ये रिटर्न टू नेचर जिसके लिए बोला जाता है, वो कौन से आंदोलन मतलब कौन से एज में बोला गया है? क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, द मूवमेंट ऑफ रिटर्न टू नेचर, नेचर की ओर लौटो, हैज़ टू डू विद, ये कौन से एज में किस एज की शुरुआत इस जो मतलब कोट है उसके साथ शुरू होती है? सो रोमांटिक एज के जो राइटर थे वो इस स्लोगन को। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, द मूवमेंट ऑफ रिटर्न टू नेचर हैज़ टू डू विद, यानी कि कौन से मूवमेंट की शुरुआत इस स्लोगन के साथ होती है? रिटर्न टू नेचर। सो दिस इज रोमांटिक एज की शुरुआत होती है इस लोगों के साथ। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, द फ्रेज विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ इज एसोसिएटेड विद, ये जो फ्रेज है ये किसके साथ एसोसिएटेड है? विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ, ये एसोसिएट है कॉलरिज के साथ एसोसिएटेड है। क्वेश्चन नंबर 16, द टाइप ऑफ फिक्सन हुज सेटिंग इज इन द मिडिएवल पीरियड, जिसकी सेटिंग हुई है मिडिएवल पीरियड में, ऑफन इन ए ग्लूमी, जिसमें ग्लूमी दिखाया जाता है, कासल रेप्लीट विद डंजियन, सबटेरियन पैसेज एंड यूज्ड ऑफ घोस्ट एंड मिस्ट्रीज इज कॉल्ड। इस तरह का फिक्शन को हम क्या बोलेंगे? इससे पढ़ के आप समझ गए होंगे कि कुछ डरावनी बातें हो रही हैं, घोस्ट की, डंजोन गुफा है ना, ग्लूमी अंधकार, कासल है ना, भवन, ये सब चीज़ें इनमें हो रही हैं। ये किस तरीके का जो फिक्सन है उसमें ये बातें होंगी, तो ये होगा हमारा गॉथिक नोवेल होता है एक्चुअली, ये टेरर और भूत प्रेत की जो कहानियाँ होती हैं उससे रिलेटेड होता है। और हिस्टोरिकल नोवेल होता है हमारा हिस्ट्री से रिलेटेड। पिकास्क्यू नोवेल होता है हमारा एक घुमक्कड़ रग, और गॉथिक नोवेल हो गया, ये तो हमारा ये गॉथिक वाला सही हो जाएगा। एपिस्टरी नोवेल आप जानते ही हैं, उसमें लेटर की फॉर्म में होता है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, द वर्ड पिकास्क्यू हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम। अब ये जो वर्ड है ना पिकास्क्यू, ये कहाँ से डिराइव हुआ है? पीजीटी में आया ये क्वेश्चन। ये स्पेनिश वर्ड है पिकारो से ड्राइव हुआ है, जिसका मतलब होता है एक रग, एक आवारा घुमक्कड़, एक रग, ROGUEE। एक कोई नोवेल होता है जिसमें एक कैरेक्टर होता है वो बहुत आवारा किस्म का होता है, उसको पिकारो कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, हु डिफाइंड रोमांटिसिज्म एज द रेनेसा ऑफ वंडर। रोमांटिसिज्म को रेनेसा ऑफ वंडर किसने कहा? रोमांटिसिज्म को तो ये कहने वाले थे थियोडर वॉट्स डंटॉन। ओके फ्रेंड्स, ये ए वाला आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 को देखिए, ओ मिस्चीफ दाउ आर्ट स्विफ्ट टू एंटर थॉट ऑफ डेस्परेट मैन, तो यहाँ पर आपका एपस्ट्रॉफी फिगर ऑफ स्पीच हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, नॉलेज इज प्राउड दैट इज नोज सो मच, विजडम इज हम्बल दैट इज नोज नो मोर। तो यहाँ पर आपको फिगर ऑफ स्पीच बताना है, तो यहाँ फिगर स्पीच यहाँ नो मोर है, यहाँ सो मच है, यानी दोनों है ना एक कंट्रास्ट को दिखा रहे हैं, तो यहाँ पर एंटीथेसिस हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, सेप्टर एंड क्राउन must tumble down and in the dust be equal made with the poor crooked seat and spade। तो यहाँ पर कौन सा फिगर ऑफ स्पीच हो जाएगा? यहाँ पर सी हो जाएगा, मेटोनिमी। क्वेश्चन नंबर 22, लेवर वाइड एज द अर्थ हैज़ इट्स समिट हेवन, यानी लेवर इतनी वाइड होती है जैसे कि धरती, और जिसकी जो समिट है वो कहाँ होती है?
हेवन में, यानी कि लेबर है, लेबर करोगे तो उसका फल तो मीठा आना ही आना है, लेकिन उसका जो क्षेत्रफल है वो बहुत विशाल है धरती की तरह। तो यहाँ आपका सिमली हो जाएगा। आंसर देखिए इसका 22 का, ये है ना डी वाला ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा सिमली। क्वेश्चन नंबर 23, स्पीच वॉज गिवन टू मैन टू कंसील हिज थॉट, यानी ऐसी स्पीच जो मैन के द्वारा दी जाती है उसके थॉट्स को छिपाने के लिए, इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, तो इसमें एपिग्राम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर द फॉलोइंग MCQs 24 to 38, यहाँ से जो ये क्वेश्चंस हैं ये शेक्सपियरियन ट्रेजेडी हैमलेट से कुछ क्वेश्चंस रखे गए हैं यहाँ पर, इन्हें देखिए। क्वेश्चन नंबर 24, इन हुज हिस्ट्री ऑफ डेनमार्क डिड शेक्सपियर फाइंड बैकग्राउंड मटेरियल फॉर हिज प्ले, यानी कि जो किसकी हिस्ट्री ऑफ डेनमार्क किसने लिखी थी, उससे उन्होंने अपनी सोर्स निकाली है, बैकग्राउंड निकाला है अपने प्ले हैमलेट का शेक्सपियर ने। तो यहाँ पे आपका बी वाला हो जाएगा सेक्सो ग्रामेटिकस, यानी कि सेक्सो ग्रामेटिकस ने हिस्ट्री ऑफ डेनमार्क लिखी थी अपनी बुक, उसी से शेक्सपियर ने अपना प्ले जो हैमलेट है उसकी थीम को बोरो किया है। क्वेश्चन नंबर 25, हाउ डज ऑफेलिया डाई, यानी ऑफेलिया है वो कैसे मरती है। सो सी इज़ राइट हेयर सी ड्रोन्स इन द रिवर, वो नदी में कूद कर मर जाती है। क्वेश्चन नंबर 26, हुज स्टोरी डज हैमलेट आस्क द प्लेयर्स टू टेल अपॉन अराइवल टू एल्सिनोर। सो ये यहाँ पर सही हो जाएगा प्रियम एंड हेकुबा। क्वेश्चन नंबर 27, वाई अकॉर्डिंग टू पोलोनियस हैज़ हैमलेट गॉन मेड, यानी कि पोलोनियस क्या कह रहा है, उसके अकॉर्डिंग हैमलेट क्यों पगला गया है, पागल हो गया है वो, क्योंकि वो ही इज़ इन लव विद ऑफेलिया, वो ऑफेलिया के प्यार में। ऑफेलिया किसकी बेटी है, पोलोनियस की। तो उसको ऐसा लगता है कि जो हैमलेट है वो इतना ज़्यादा बावला हो गया है प्यार में कि बिल्कुल मतलब पागल हो गया है वो, है ना। क्वेश्चन नंबर 28 को देखना। क्वेश्चन नंबर 28 में क्या कहा जा रहा है, हु इज़ द लास्ट करेक्टर टू डाई इन द प्ले, यानी कि जो लास्ट करेक्टर जिसकी डेथ होती है हैमलेट के अंदर वो कौन है। सो ये हैमलेट ही है, हैमलेट सबसे लास्ट में मरता है, ठीक है फ्रेंड्स। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, हाउ मैनी करेक्टर डाई ड्यूरिंग कोर्स ऑफ द प्ले, यानी कितने करेक्टर्स मरते हैं पूरे ऑल ओवर एंटायर प्ले में। तो वह 8 करेक्टर्स मर जाते हैं, 8 डेथ होती हैं। क्वेश्चन नंबर 30, हु स्पीक्स द फेमस, जो कोट है किसने बोली है, टू बी और नॉट टू बी, सोलिलोक्वी किसने बोली है, मरूं जीऊं या मरूं। सो इट इज़ कॉल्ड बाय हैमलेट, हैमलेट के द्वारा ये सोलिलोक्वी बोली गई है, बहुत फेमस है। क्वेश्चन नंबर 31, इन वॉट कंट्री डू रोजनक्रांट्स एंड गिल्डस्टर्न डाई, कौन सी कंट्री में ये जो दोनों करेक्टर हैं ना गिल्डस्टर्न एंड रोजनक्रांट मरते हैं, तो ये मरते हैं इंग्लैंड में, ये इंग्लैंड में मारे जाते हैं, क्योंकि ये पीछा कर रहे थे, एस्कॉर्ट कर रहे थे हैमलेट को, और हैमलेट को मारने के लिए इन्हें हायर किया था क्लॉडियस ने। बट होता क्या है कि हैमलेट इनके साथ उल्टा गेम खेल देता है एंड इन्हीं की डेथ करवा देता है वो इंग्लैंड के राजा से। क्वेश्चन नंबर, वाई डज हैमलेट डिसाइड नॉट टू किल क्लॉडियस आफ्टर द ट्रेवलिंग प्लेयर्स प्ले, यानी कि हैमलेट क्लॉडियस को क्यों नहीं मारता है जब वो प्ले से निकल के बाहर आता है, यानी प्ले के दौरान जब वो बाहर उसमें से निकल कर आता है तो उसे क्यों नहीं मारता। तो यहाँ पर आपका ए वाला ही ठीक हो जाएगा, क्योंकि क्लॉडियस इज़ प्रेइंग, क्लॉडियस उस समय वहाँ पूजा कर रहा था और उसको हैमलेट को ऐसा लगता था कि मैं पूजा करते समय अगर इसको मारूंगा तो ये सीधे हेवन में जाएगा, और उसे हेवन में बिल्कुल नहीं भेजना था क्योंकि उसके फादर का वो मर्डरर था। क्वेश्चन नंबर 33, हु किल्ड 14 ब्रास फादर, 14 ब्रास के फादर को किसने मारा था। सो दिस इज हैमलेट फादर, ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34, विच करेक्टर स्पीक्स द फर्स्ट लाइन ऑफ द प्ले, यानी कि किस करेक्टर ने इस प्ले की, इस पार्टिकुलर प्ले की, हैमलेट की फर्स्ट लाइन बोली है। सो ये करेक्टर है
बर्नार्डो, ए यहाँ पर आपका ठीक हो जाएगा। बर्नार्डो ने फर्स्ट लाइन बोली है। क्वेश्चन नंबर 35, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स वॉज हैमलेट मोस्ट लाइकली रिटन, यानी कब ये लिखा गया था, तो ये 1601 में लिखा गया था। क्वेश्चन नंबर है 36, विच ऑफ क्लॉडियस एंड लर्टीज ट्रैप्स फॉर हैमलेट सक्सीड इन किलिंग हिम, यानी क्लॉडियस एंड लर्टीज कुछ प्लान कर रहे हुए हैं उसकी हैमलेट को मारने का, तो उसे किस तरीके से मारने का वो प्लानिंग कर रहे हैं, क्या करके मारेंगे वो, तो द पॉइजन स्वॉर्ड, डी वाला यहाँ पर आपका सही हो जाएगा, डी। क्वेश्चन नंबर 37, विच करेक्टर स्पीक्स फ्रॉम बीनीथ द स्टेज टूवर्ड द एंड ऑफ एक्ट 1, यानी एक्ट 1 के एंड में कौन सा करेक्टर जो है इस स्टेज के नीचे से बोलता है, तो ये घोस्ट बोलता है। क्वेश्चन नंबर 38, हु रिटर्न्स हैमलेट टू डेनमार्क आफ्टर हिज एग्जाइल, सो ए ग्रुप ऑफ पीरियड्स, सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, इन विच ईयर द प्रील्यूड वॉज पब्लिश्ड, ये सबको पता है ये कब पब्लिश्ड हुई, ये हुई 1850 में, यानी कि इसकी 3 डेट बनती हैं। एक तो पहली ये कि कब लिखना शुरू हुई, तो ये 1798 में शुरू हुई लिखना, इन्होंने लिखना शुरू किया था। एंड कंप्लीट कब हुई थी, ये 1805 में ये कंप्लीट हो गई थी। एंड पब्लिश्ड कब हुई, सो पब्लिश्ड हुई थी ये 1850 में, पोइट की डेथ के बाद ये पब्लिश्ड हुई थी, इनकी वाइफ के द्वारा इसको पब्लिश कराया गया था, TGT 13 में आया है। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, टू होम वर्ड्सवर्थ ऑटोबियोग्राफिकल पोइम द प्रील्यूड एड्रेस, इसी पोइम की बात हो रही है, किसको एड्रेस है ये, एक कॉलर इसको एड्रेस है। क्वेश्चन नंबर 41, हु कॉल्ड वर्ड्सवर्थ द ईगोटिस्टिकल सबलाइम, ईगोटिस्टिकल सबलाइम किसने कहा है वर्ड्सवर्थ को, सो ये है कीट्स, इन्होंने कह दिया। क्वेश्चन नंबर 42, चूज द करेक्ट ऑप्शन, लिटिल वी सी इन नेचर दैट इज अवर्स, द एबव लाइन्स हैज़ बीन कोटेड फ्रॉम, ये आया हुआ है, बहुत पूछते हैं इस क्वेश्चन को। सो ये सोनेट है फेमस वर्ड्सवर्थ की, द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस, यहाँ से ये लिया गया है। क्वेश्चन नंबर देखिए 43, हु इज़ द राइटर ऑफ डेस्क्रिप्टिव स्केच, डेस्क्रिप्टिव स्केच का राइटर आपको बताना है। इसके आंसर देखिए, इसके आंसर हैं वर्ड्सवर्थ, ये इनका बेसिकली फर्स्ट पोइटिक वॉल्यूम भी था। क्वेश्चन नंबर 44, नन कैन लव फ्रीडम बट गुड मैन, द रेस्ट लव नॉट फ्रीडम बट लाइसेंस, नो मैन हु नोज ऑट can be so stupid to deny that all men naturally were born free, the above lines are taken from, कहाँ से ली गई हैं लाइन्स, ये लाइन ली गई हैं द टीनर ऑफ, ये इससे ली गई हैं द डॉक्ट्राइन एंड डिसिप्लिन ऑफ डाइवोर्स। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए, Peace hath her victories no less renowned than war, the above lines are taken from, ये लाइन्स ली गई हैं टू द लॉर्ड जनरल क्रोमवेल। 46, he that has light within his own clear breast, है ना, he that has light within his own clear breast may sit in the center and enjoy the bright day, द एबव लाइन्स आर टेकन फ्रॉम, सो लाइन ली गई है कॉमर्स से, कॉमर्स आया उनका वर्क 1634 में, और इट इज़ ए मास्क, MAS मास्क। क्वेश्चन नंबर 47, फेम इज़ द स्पर दैट द क्लियर spirit doth raise to scorn delight and live laborious day. Fame is no plant that grows on mortal soil. The above lines are taken from, ये lines ली गई हैं लिसिडस से, so world famous elegy written by Milton on the death of his friend Edward King.
किंग इन 1637। क्वेश्चन नंबर 48, माई राइजिंग इज़ दाई फाल, यानी कि मेरी राइजिंग में आपकी फाल है। दिस लाइन इज़ फ्रॉम, लाइन कहाँ से ली गई है? ये लाइन ली गई है पैराडाइज रीगेंट से, विच केम इन 1671। क्वेश्चन नंबर 49, द इन्फ्लुएंस ऑफ क्लास इज डिपिक्टेड इन, क्लास इन्फ्लुएंस किस में डिपिक्ट किया गया है? प्ले बाई गाल्सवर्दी, तो ये लॉयल्टीज़ में किया गया है। ये सारे प्लेस गाल्सवर्दी के हैं। गाल्सवर्दी इज़, क्वेश्चन नंबर 50 देखिए, गाल्सवर्दी हैं, क्या है गाल्सवर्दी? ए रियलिस्ट हैं, बोथ मिनट एंड डेलिकेट। क्वेश्चन नंबर 51, विच वर्क ऑफ गाल्सवर्दी अर्न हिम नोबल प्राइज़ फॉर लिटरेचर, यानी कौन से वर्क ने उन्हें नोबल प्राइज़ दिलवाया लिटरेचर के अंदर? सो द फोरसाइट सागा उनका बहुत फेमस वर्क है, इसके लिए ही उन्हें नेम मिला, फेम मिला और उनको नोबल प्राइज़ मिला 1932 में। क्वेश्चन नंबर 52, इन एक्ट 1 सीन 2 वायला नोज दैट हर ब्रदर सेबेस्टियन इज़, यानी कि एक्ट 1 के अंदर सीन 2 में वियला जानती है कि उसका जो भाई है सेबेस्टियन वो क्या है, वो मिसिंग है। वो ऐसा मानती है कि वो मिसिंग है और वो जल्दी ही मुझे मिल जाएगा। सो सी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53, हु टेल्स वायला अबाउट ड्यूक ऑर्सिनो, वायला को ड्यूक ऑर्सिनो के बारे में कौन बताता है? तो उसको बताता है द शिप कैप्टन, ये उसको बताता है। क्वेश्चन नंबर 54, वाई डज द शिप कैप्टन हेल्प वायला फाइंड ए डिस्गाइज, वो क्यों उसकी हेल्प करता है कैप्टन वायला की? फॉर पेमेंट के लिए उसकी वो हेल्प करता है। क्वेश्चन नंबर 55, व्हाट डज मैरिया थिंक ऑफ सर एंड्रयू ऑक्चीक के बारे में? जो मारिया है एक स्टीवार्ड है, ये घर की नौकरानी है ओलिविया की, वो क्या सोचती है? वो सोचती है ही इज़ ए ड्रंक, वो एक ड्रंकार्ड था, हर समय ड्रिंक करता रहता था, इसीलिए वो ऐसा सोच रही है। क्वेश्चन नंबर 56, व्हाट डज सर एंड्रयू ऑक्चीक गेट रॉन्ग अबाउट मैरिया, उनको क्या गलतफहमी हो जाती है मैरिया के बारे में? हर नेम, उसके नेम के बारे में। क्वेश्चन नंबर 57, व्हेन दे मीट व्हाट डज सर टॉबी कॉम्प्लीमेंट सर एंड्रयू ऑक्चीक ऑन हिज डांसिंग, पे वो जब पहली बार उनसे मिलता है तो वो उसके डांस पर कमेंट करते हैं। सो बी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58, ऑर्सिनो सेंड्स सिजेरियो हिज न्यू फेवरेट सर्वेंट ऑन अ वेरी इंपॉर्टेंट एरेंड, व्हाट इज़ इट, मतलब वो उसको ऑर्सिनो सिजेरियो को अपने एक बहुत फेवरेट सर्वेंट के रूप में एक बहुत इंपॉर्टेंट काम से नियुक्त करता है, उसको भेजता है। तो वो क्या इंपॉर्टेंट काम है जिसके लिए वो उसको भेज रहा है? वो काम है डिलीवरिंग लेटर टू ओलिविया, यानी कि ओलिविया से वो प्यार करता था, तो ओलिविया को जो भी लेटर इन्फॉर्मेशन जो भी उसे कुछ कहना होता था वो सिजेरियो के थ्रू कराता था, उसको वो लेटर दे देता था उसके हाथ। क्वेश्चन नंबर है 59, वाई इज़ वायला रिलक्टेंट टू कैरी आउट ऑर्सिनो कमांड ऑफ डिलीवरिंग अ लव लेटर टू ओलिविया, यानी कि वियोला रिलक्टेंट, यानी कि उसको अच्छा नहीं लगता क्या करने में, कैरी आउट करने में, और सिनो के लव लेटर है ना जो ओलिविया को देने होते हैं, उनको देना उसे अच्छा नहीं लगता। क्यों उसे देना अच्छा नहीं लगता? इट्स एम्ब्रेसिंग, इट्स लॉन्ग वॉक, और सी लव्स ऑर्सिनो, सी लव्स ओलिविया, क्या मतलब है इनका? तो यहाँ पर सी आपका सही हो जाएगा, क्योंकि वो सी लव्स ऑर्सिनो, वो ऑर्सिनो से प्यार करती थी और उसी के लव लेटर उसे ओलिविया को देने पड़ रहे हैं, तो ये उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेयर डज फेस्टे से ओलिवियाज ब्रदर सोल इज, फेस्टे क्या कहता है ओलिविया के ब्रदर के बारे में कि उसकी सोल कहाँ पर है? वो कहता है कि उसकी जो सोल है वो हेल में गई है, हेल में जाएगी, ये कह देता है वो। तो इसका बी आपका सही हो जाएगा। सो गाइज, ये हमारे 60 क्वेश्चन हो गए पार्ट 1 के प्रैक्टिस पेपर 8 से। प्लीज़ लाइक माई वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड मेक श्योर यू प्रेस द बेल आइकन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।